हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो ये वीडियो है ये 12th क्लास के लिए होगा। और हमारा जो लेसन चल रहा है वो तीसरा लेसन है, जिसमें हमने आयु जनसंख्या संगठन वाला टॉपिक है जो शुरू कर रखा है। और हमने उसमें लिंग संगठन और आयु संरचना के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो आयु लिंग संरचना या आयु लिंग पिरामिड हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। लिंग संरचना या लिंग संगठन और आयु संरचना। भाई अगर इन दोनों को देखें ना, इन दोनों में क्या चीजें पढ़ी थी हमने। इसके अंदर हमने पुरुष और महिलाओं के बारे में जाना, ठीक है ना, पुरुष और महिलाओं के बारे में। यहां पर हमने अलग अलग आयु वर्गों के बारे में जाना, ठीक है। आयु वर्ग जो है हमने 3 आयु वर्ग बनाए थे, 0 से 14, 15 से 59 और 59 से ऊपर वाले। तो यानी कि एक हो गया आयु संरचना में हमने आयु वर्ग के हिसाब से बांट दिया, लिंग संगठन में हमने पुरुष और महिलाओं को बांट दिया। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है आयु लिंग संरचना या आयु लिंग पिरामिड। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इन दोनों टॉपिक को क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। तो यानी कि लिंग संगठन से क्या आ गया, पुरुष और महिलाएं आ गई हैं, और आयु संरचना से आयु वर्ग आ गया है। तो हमारा क्या बनेगा आयु लिंग संरचना का, आयु लिंग संरचना का बनेगा अलग अलग आयु वर्गों में, अलग अलग आयु वर्गों में क्या देखना है हमें, सॉरी यहाँ पे आयु नहीं लिखा। अलग अलग आयु वर्गों के अंदर हम यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की संख्या को देखेंगे। भाई पुरुष और महिलाओं की जो संख्या है ना, हम उसको देखेंगे, पुरुष और महिलाओं की संख्या को। वो क्या बन जाएगा अपना, वो बनेगा आयु लिंग संरचना। इसे पिरामिड क्यों कहा जाता है, पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी देश की जनसंख्या को दिखाने के लिए एक जो है रेखा चित्र का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और वो जो रेखा चित्र होता है ना, उसकी आकृति कैसी होती है, उसकी आकृति पिरामिड जैसी होती है, यानी कि त्रिभुजाकार जैसी, त्रिभुजाकार पिरामिड जैसी उसकी आकृति बन जाती है। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, आयु लिंग पिरामिड बोलते हैं भाई, ठीक है। आयु लिंग पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। आयु लिंग पिरामिड क्या होता है, एक ऐसा पिरामिड या एक ऐसी संरचना, एक ऐसा रेखा चित्र जिसके अंदर हम लिंग संगठन और आयु संरचना दोनों को पढ़ते हैं और उन दोनों को साथ में पढ़ते हैं, जिसमें अलग अलग आयु वर्ग में हम पुरुष और महिलाओं की संख्या को देखेंगे कि किस आयु वर्ग में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम आयु लिंग पिरामिड बोलते हैं। इसकी आकृति कैसे बनती है, देखो, जैसे ये इसका आधार हो गया, ठीक है। आधार बना लिया हमने। यहाँ पर जनसंख्या का कुल प्रतिशत दिखाया जाता है कि कुल जनसंख्या में उस आयु वर्ग का प्रतिशत कितना है, ठीक है। इसके ऊपर इसका क्या खड़ा कर लिया हमने, ये हो गया लंब, और इस पे क्या क्या दिखाना है हमें, यहां पर हम आयु वर्ग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें इसमें जो बांटा जाता है ना, ये बांटा जाता है 4 साल के अंतराल में। 4 साल का जो अंतराल होता है ना, उसके आधार पर बांटा जाता है। यानी कि स्टार्टिंग में 0 से 4 साल को लेंगे हम, ठीक है, फिर 4 से 8, ऐसे करके 4-4 साल के अंतराल में इसको यहां तक आगे तक इसको बढ़ाएंगे। यानी कि यहां पर क्या आएंगे, यहां पर आयु वर्ग आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें बीच इसको तो हिस्सों में बांट दिया गया। यहां पर क्या होता है, इसका जो बायां भाग होता है ना, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, वो होता है पुरुषों के लिए। तो बायां भाग किसके लिए होता है, पुरुषों के लिए। और जो दायां भाग होता है उसमें क्या दिखाएंगे हम, स्त्रियों को दिखाएंगे। हम मान लीजिए कि जो 0 से 4 साल की जो लड़कियां हैं उनका प्रतिशत है 15%, ठीक है। तो उस हिसाब से यहां पर क्या होगा, 15% के ऊपर, मान लो 15% है, 15% के ऊपर हम इसको यहां पर बना देंगे। उसी प्रकार यहां पर 16% क्या है, लड़के हैं, यानी कि छोटे 0 से 4 साल वाले, ठीक है। तो इसको यहां पर हम बना देंगे। इस प्रकार क्या होगा कि जिस आयु वर्ग के जितने प्रतिशत जनसंख्या होगी ना, वो वैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आगे बात समझ में, ठीक है ना, ये बढ़ते चले जाएंगे। अब जब हम इस आयु लिंग पिरामिड को देखेंगे ना, तो इससे क्या होगा, इससे हम जो है इस आकृति से अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर किस आयु वर्ग के लोग ज्यादा हैं, किस आयु वर्ग के जो लोग हैं वो कम हैं, वहां पर जन्म दर अधिक है या मृत्यु दर अधिक है, या वहां पर जो है जनसंख्या आगे चल करके बढ़ेगी या घटेगी, वृद्धि जो है वो ऋणात्मक है या धनात्मक है। यानी कि
इस पिरामिड का बहुत ज्यादा फायदा होता है। इस पिरामिड को देखने के बाद देखो आप भी बता सकते हो, अगर यहां पर जनसंख्या ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जन्म दर ज्यादा है, इसीलिए छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा है। जैसे जैसे अगर मान लो आगे चल करके पतला होता जा रहा है, ऊपर की तरफ है पतला, मतलब जो 60 साल या इसके आसपास, जब आयु वर्ग के आसपास अगर पतला होता जा रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कि वृद्ध होने के बाद मृत्यु दर जो है वो लगभग ज्यादा नहीं है लेकिन कम है, ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर मृत्यु दर कम है और उसके साथ में वृद्ध जनसंख्या भी यहाँ पर कम है। यहाँ पर अगर ये बीच में से फैला हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, प्रौढ़ जो आयु वर्ग है ना, प्रौढ़ जो कमाने वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है। इस प्रकार इसका क्या किया जाता है भाई, इस प्रकार अनुमान लगाया जाता है। क्लियर है यहां तक, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया यहां तक। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है कि किसी भी देश की जनसंख्या को दिखाने के लिए इस आयुलिंग पिरामिड को 3 हिस्सों में बांटा जाता है भाई, 3 हिस्सों में बांटा जाता है इस आयुलिंग पिरामिड को। इसमें सबसे पहले आता है विस्तारित होती जनसंख्या, पहला आएगा विस्तारित होती जनसंख्या। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विस्तारित होती यानी कि विस्तार यानी कि बढ़ रही है जनसंख्या। उसमें क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी का मतलब है उसमें क्या होने वाला है, उसके अंदर जो जन्म दर होगी वो क्या होगी भाई, जन्म दर अधिक होगी, ठीक है। जन्म दर अधिक होगी तभी तो आगे चल करके जनसंख्या बढ़ने वाली है। तो इसीलिए उसका क्या होगा, जो नीचे वाला जो आधार होना है, देखो ये बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है, ये आधार हो गया। और यहां पर अगर हम इसको उनमें आयु वर्गों में बांटे तो ये आयु वर्ग वाला हो गया। अब यहां पर क्या दिखाना, पुरुष और स्त्री दिखानी है हमें, ठीक है। तो अगर उसका आधार, ये जो आधार है ये आधार चौड़ा हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जन्म दर अधिक है, यानी कि आगे चल करके ये जब बच्चे बड़े होंगे तो जैसे जैसे आगे बड़े होते चले जाएंगे, प्रजननशीलता भी ज्यादा होनी है और वहां पर जनसंख्या जो है वो भी अधिक होनी है। तो यानी कि इससे विस्तारित होती जनसंख्या का जो पिरामिड होगा उसका आधार क्या होगा, आधार होगा चौड़ा, ठीक है, आधार चौड़ा। और जो ऊपर जो शीर्ष होगा ना, विस्तारित होती जनसंख्या है यानी कि आगे चल करके बढ़ेगी, अभी ऊपर विस्तारित नहीं है, तो इसीलिए यहां पर जनसंख्या, यहां पर क्या होगा, ये संकीर्ण हो जाएगा, ठीक है, ये संकीर्ण होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, शीर्ष जो है वो पतला भाई, पतला यानी कि संकीर्ण। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसमें ये किन देशों का होता है, ये होता है अल्प विकसित देशों का। हमने जनसंख्या वृद्धि वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था, ठीक है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के अंदर भी पढ़ा है कि जो देश जितना ज्यादा विकसित होगा वहां पर जन्म दर उतनी कम होगी, लेकिन यहां पर तो जन्म दर अधिक है, तो क्या होगा, अल्प विकसित देशों में शामिल है। तो अल्प विकसित देशों के अंदर इस प्रकार के पिरामिड पाए जाते हैं, जिसमें बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, ठीक है, ये काफी देश इसके अंदर, मैक्सिको है, ये काफी जो देश है ये इसके अंदर शामिल होते हैं, जिनका ये पिरामिड बनता है, जहां पर जन्म दर अधिक होती है। यहां पर वृद्धों की जो संख्या है, बुजुर्गों की जो संख्या है वो कम होगी, वृद्धों की संख्या क्या होगी, कम होनी है, ठीक है, बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ये हो गया विस्तारित होती जनसंख्या, समझ में आ गया। देखो दोबारा बताता हूं मैं, इसका आधार चौड़ा होगा, शीर्ष पतला होगा, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे शीर्ष पतला होता चला जाएगा, आधार चौड़ा। आधार चौड़ा किस कारण है, क्योंकि जन्म दर अधिक है। जन्म दर अधिक है इसका मतलब क्या है कि जो छोटे जो निम्न आयु वर्ग है ना, निम्न आयु वर्ग का मतलब क्या है कि तकरीबन 10 से 12 साल के जो बच्चे उनकी संख्या उसमें क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। आगे चल करके वो बड़े होने हैं, प्रजननशीलता अधिक होनी है और वहां पर जनसंख्या क्या होगी, जनसंख्या बढ़ेगी भाई, ठीक है, जनसंख्या विस्तार होगा यानी कि जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो ये था अपना विस्तारित होती जनसंख्या। देश पता चल गए हमें, नाइजीरिया, मैक्सिको और बांग्लादेश, ठीक है, ये देश इसके अंदर शामिल होते हैं। दूसरा आता है अपना ह्रासमान जनसंख्या। ह्रासमान, इसमें सॉरी पहले ही देख लो, बुक के अंदर तो दे रखा था स्थिर जनसंख्या, ह्रासमान जनसंख्या देख लो भाई। ह्रासमान जनसंख्या में क्या होता है, ह्रासमान जनसंख्या मतलब होता है कि जनसंख्या जो है उसके अंदर ऋणात्मक वृद्धि हो रही है, ऋणात्मक वृद्धि हो रही है, या जो जनसंख्या वृद्धि है ना वो शून्य पर आकर के रुक गई है, यानी कि जनसंख्या बढ़नी ही बंद हो गई है, आगे चल करके उस देश की जनसंख्या कम होनी है, यानी कि जन्म दर जो है ना वो जन्म दर बिल्कुल कम है, जन्म दर जो होगी वो बहुत कम होगी। तो इसीलिए क्या होगा, उसका जो आधार होना है ना, आधार क्या होगा, आधार पतला होगा, ठीक है, क्योंकि जन्म दर जो है वो कम है भाई, ठीक है, आधार पतला। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे उसकी आकृति सुंडाकार होती चली जाएगी, यानी कि
सूंड के आकार की तरह बढ़ती चली जाएगी, सूंडाकार आकृति मिलती है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो सूंडाकार आकृति मिलती है, यानी कि ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा मिलता है ये। इसका कारण क्या है कि यहां पर जो ऊपर वाली जो आयु वर्ग है ना, उनके अंदर ये जनसंख्या ज्यादा है, उनके अंदर जनसंख्या अभी ज्यादा है, लेकिन आगे चलकर क्या होगा, जब ये वृद्ध हो जाएंगे तो ये तो मर जाएंगे, ये तो मरने वाले हैं, ठीक है, वृद्ध होने के बाद मर जाएंगे। लेकिन यहां पर जो बच्चे हैं आगे चल करके जनसंख्या तो इनको बढ़ानी है, लेकिन यहां पर जन्म दर कम होने के कारण है ना, आगे चल करके जनसंख्या कम हो जाएगी, यानी कि जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होनी है, जनसंख्या कम होनी है, जनसंख्या का ह्रास हो जाएगा, जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? ध्यान से सुनो एक बार फिर दोबारा। क्या बोला इसने कि जो इसका आधार है, आधार पतला होगा। आधार पतला होने का कारण क्या होता है, जन्म दर का कम होना, यानी कि जन्म लेने वालों की संख्या बहुत कम है, इसीलिए हमारे जो निम्न आयु वर्ग है उसमें बच्चों की संख्या जो 10 से 12 साल की जो संख्या है वो बहुत कम है, क्योंकि विकसित देश होते हैं और अपने विकास के मामले में अपने चरम सीमा पर होते हैं ये देश, ठीक है। यहां पर हमने पढ़ा था ना, जो जननांगीय संक्रमण के अंदर तीसरी अवस्था में पढ़ा था कि इन लोगों को बस अपने काम में ही व्यस्त रहने में मजा आता है, यहां पर संतान के बारे में सोचना या ये जो फैमिली प्लानिंग वाला होता है इनके बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता है, ठीक है। तो ये उन देशों के हालात होते हैं, यहां पर जन्म दर जो होगी वो बिल्कुल कम होगी, आधार पतला होगा, ऊपर की तरफ जाएगा तब जो कहता है सुंडाकार होगी आकृति, उसमें क्या होगा कि बीच वाला जो आयु वर्ग उसमें जनसंख्या अभी ज्यादा है, लेकिन आगे चल करके वृद्ध होने के बाद उनको क्या करना है, उनको तो मरना है, तो ये वाली जो जनसंख्या होगी ये ऐसे बढ़ेगी, तो इसके जो नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो और भी कम हो जाएगा, तो यानी कि जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होनी है, जनसंख्या घटनी है, यानी कि वहां पर ऋणात्मक वृद्धि होनी है भाई, ठीक है। तो ये था अपना ह्रासमान जनसंख्या, और ये इसके लिए देश अगर हम बोले तो जापान का जो पिरामिड बनता है वो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा आता है इसमें आएगा स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या मतलब क्या है कि जहां पर जनसंख्या ना तो बढ़ रही हो और ना ही घट रही हो, यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो रुक गई हो, ठीक है, वो रुक गई हो। वहां पर रुकना मतलब ये नहीं है कि लोग ना तो मर रहे हैं और ना ही जन्म ले रहे हैं, का मतलब ये नहीं है, यहां पर है कि जन्म दर और जो मृत्यु दर है, जन्म दर और जो मृत्यु दर है वो क्या होगी, वो दोनों की दोनों बराबर होंगी, ठीक है। जन्म दर और मृत्यु दर क्या होनी है, बराबर होनी है, ठीक है। जितने जन्म ले रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, इसीलिए जनसंख्या जो है वहां पर स्थिर हो गई, जनसंख्या वृद्धि ना बढ़ रही है और ना ही घट रही है। इसका पिरामिड भी क्या होगा, इसके अंदर जो इसका जो आधार है वो बिल्कुल पतला होगा, आधार भी पतला होगा, ठीक है, घंटी जैसी आकृति होगी, आधार पतला, ठीक है, और ऊपर की तरफ जाएंगे तब थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या है वहां पर जनसंख्या थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है, घंटी के आकार का, और ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो सुंडाकार होता चला जाएगा, सुंड के आकार का, यानी कि बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। और नीचे से यहां पर आधार पतला है क्योंकि जनसंख्या जो है जन्म दर जो है बहुत कम है भाई, ठीक है। तो ये है अपना स्थिर जनसंख्या का पिरामिड, ठीक है, और ये होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यहां पर बच्चों की संख्या जो है, बच्चों की संख्या कम है, ठीक है, और जो हमारे जो प्रौढ़ है ना 15 से 59 वाले जो अगर हम इनकी बात करें तो लगभग इनके बराबर ही है, ठीक है, एक जैसा पिरामिड ऊपर की तरफ, ना तो यहां पर घट रही है और ना ही बढ़ रही है। जन्म दर मृत्यु दर की बात करें तो दोनों क्या है, बराबर चल रही हैं। तो ये था अपना आयु लिंग पिरामिड का टॉपिक जो कि कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखें, फिर अपनी बुक पढ़ें, और फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिए या मुझे पर्सनल मैसेज करके आप कुछ भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।